वे जेल प्रहरी के एक नए प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ मैं विकास धाकड़ फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। उससे पहले अगर आप हमारे हर क्लास का पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे नोट्स के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको हमारे सभी पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीन उपस्थित होते हैं कहाँ? गुणसूत्र में, या फिर कोशिका झिल्ली में, या फिर लाइसोसोम में, या फिर केंद्रक झिल्ली में। तो भाई जीन उपस्थित होते हैं कहाँ पर? भाई जीन हमेशा और हमेशा कहाँ? गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। और ये रिपीटेड प्रश्न है भाई, ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, कई दफा परीक्षा में पूछा गया है। तो जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? भाई गुणसूत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि जब एक सतह दूसरे पर फिसल रही हो तो मौजूद घर्षण कहलाता है कैसा? लोतनी घर्षण, या फिर स्थैतिक घर्षण, या फिर गतिक घर्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर भाई एक सतह दूसरे पर फिसल रही है तो वहां पर जो घर्षण मौजूद है वो गतिक घर्षण कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पादपों की गिलानी का कारण क्या है? अधिक अवशोषण, या फिर अल्प श्वसन, या फिर अधिक बाष्पोत्सर्जन। तो भाई पादपों की गिलानी का कारण होता है अधिक बाष्पोत्सर्जन। अधिक बाष्प का उत्सर्जन होना ही पादपों की गिलानी का कारण है। अगला प्रश्न है कि दूरी होती है सदैव कैसी? दूरी सदैव कैसी होती है? दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, या फिर लंबाई और समय का गुणा होती है, या फिर वस्तु के द्वारा तय दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो दूरी की परिभाषा क्या हो गई? वस्तु के द्वारा तय दो बिंदु के मध्य पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 कि मेंढक के वयस्क को क्या कहते हैं? लार्वा, निम्फ, केटरपिलर, या फिर टेडपोल। तो भाई मेंढक के वयस्क को कहते हैं टेडपोल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है? निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है? उत्सर्जन, अवशोषण, पाचन, या फिर स्वांगीकरण। तो भाई पोषण का भाग नहीं है स्वांगीकरण। इज दैट क्लियर? उत्सर्जन, अवशोषण और पाचन ये तीनों ही पोषण के भाग हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? बार, पास्कल, एटम, या न्यूटन। तो हमेशा याद रखिएगा दाब की इकाई नहीं है यहाँ पर न्यूटन। ओके, न्यूटन दाब की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? समय की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? देखिएगा, समय की इकाई यहाँ पर प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है भाई? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की संकटग्रस्त जाति है? भारत की संकटग्रस्त जाति है भाई भारतीय वन्य गधा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बारे में, भारतीय वन्य गधा भारत की एक संकटग्रस्त जाति है। और घुड़खर एक वन्य पशु है जो दक्षिण एशिया का देशज है। घुड़खर यानी घोड़ा और गधा, इसे गुजरात का जंगली गधा भी कहा जाता है। क्या भाई? गुजरात का जंगली गधा। देखिएगा, काफी अहम है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है पिछली वीडियो में, जो ये पिछले पेपर में रिपीट हुआ था। तो गुजरात का गधा इसी नाम से जो है रिपीट हुआ था। ओके, गुजरात का गधा नाम से रिपीट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय धातु है? इसका सही जवाब है लोहा, जो है चुंबकीय धातु है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इन सभी दिए गए कथनों में सही नहीं है विकल्प डी कि नमक और एसिड के लिए सभी धातु ऑक्साइड पानी से प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सी परिघटना है जो कि प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण होती है। तो प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण जो परिघटना होती है वो है परछाई का बनना। प्रश्न है कि कौन सा एक आदर्श ईंधन है। इन दिए गए सभी ईंधनों में आदर्श ईंधन है प्राकृतिक गैस। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा सही है। सबसे पहला है कि चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। बिल्कुल गलत है ये। अगला है ग्रीष्म काल में पवन थल से सागर की ओर बहती हैं। अगला है कि भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। चौथा है कि शीतकाल में पवन थल के सागर की ओर बहती हैं। तो भाई प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है विकल्प डी। ओके, कि शीतकाल में पवन थल क्या है, थल के सागर की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है कि दहन होता है किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नाइट्रोजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जो दहन होता है वो कैसे होता है भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ओके, अगला प्रश्न है कि धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है कैसे। तो धातु की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है कैथोड पर। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दो यौगिकों का वर्ण लेखन तकनीक द्वारा पृथक्करण निम्न पर आधारित होता है। तो दो यौगिकों का वर्ण लेखन तकनीक द्वारा पृथक्करण आधारित होता है अवकलित अधिशोषण पर। प्रश्न है कि एक अत्यतप्त ग्रह दिखाई देगा कैसा। वही एक अत्यतप्त ग्रह दिखाई देगा नीला। कैसा भाई, नीला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि वह सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो भाई ऐसा सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो राइजोबियम है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि क्षार क्या है। तो भाई क्षार एक एसिड है जो पानी में अघुलनशील है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। क्षार एसिड होते हैं जो कि पानी में कैसे होते हैं भाई, अघुलनशील होते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखा है। आगे मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक नए प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ और हमारी हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहां आपको रोजाना मध्य प्रदेश करंट अफेयर और हमारी क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में और अन्य हमारे हाथ से बने हुए नोट्स भी आपको थ्योरी नोट्स वहाँ पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे।